ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। रे ऑप्टिक्स यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। तो अगर उनके अंदर आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन गो बैक एंड लुक एट द प्रीवियस वीडियोज़। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम लोग जो लाइट है, लाइट की जो वेव नेचर होती है उसके बारे में डिस्कशन होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ द हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप्स एट्सेट्रा। तो बिना समय खराब करे हुए लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ऑलमोस्ट एवरी ईयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, गिने चुने इसके 2 या 3 फॉर्मूले हैं और हर साल इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव कवर्ड इट। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ये वाला जो सेक्शन है इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे 2017 में देयर वर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आए थे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, इसके अंदर फॉर्मूलेज बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है, बहुत ही कम फॉर्मूले हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको ट्विस्ट करने का, आपको कंफ्यूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का चैप्टर है। तो इस वजह से प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड रिजॉल्विंग पावर, इसके अंदर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2020 में ही 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी विल टॉक अबाउट वाज आस्क्ड इन 2016। इंटरफेरेंस के ऊपर है ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। द इंटेंसिटी रेशियो इज n। इसका मतलब मेरे पास अगर 2 सोर्सेज होंगे तो एक की इंटेंसिटी को मैं I ले सकता हूँ, तो दूसरे वाले की इंटेंसिटी n इंटू आई हो जाएगी। दिस विल बी I1, दिस विल बी I2, ठीक है। तो पहले वाले की I, दूसरे वाले की Ni। Now, I max minus I minimum upon I maximum plus I minimum, this ratio will be how much? तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। The formula is that the maximum intensity when there are 2 waves which are interfering, the maximum intensity is under root I1 plus under root I2 square. Similarly, we have a formula that the minimum intensity is equal to under root I1 minus under root I2 square. Okay? अब I1 को हमने I लिया है और I2 को हमने Ni लिया है। तो जब इसको लगाएंगे तो I will get I maximum minus I minimum। जो न्यूमरेटर था, जो मेरे टर्म का न्यूमरेटर है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि I प्लस अंडर रूट Ni का स्क्वायर माइनस मिनिमम कितना आएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, यानी कि अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। दिस इज व्हाट आई विल गेट। अब इसके अंदर से मैं पूरे में से अंडर रूट आई को कॉमन निकाल लूँगा। अंडर रूट आई को कॉमन निकाल लूँगा तो जब वो बाहर आएगा तो स्क्वायर होके आई बन जाएगा। सो आई विल गेट आई। ध्यान से देखना, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस रूट n आएगा, उसको मैंने अंडर रूट n माइनस 1 लिखा है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया न्यूमरेटर। इसी तरीके से अब मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू I मैक्सिमम प्लस
आई मिनिमम, दिस वैल्यू विल बी अंडर रूट आई प्लस, यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट एन आई। ठीक है, मिनिमम के केस में सब्ट्रैक्ट होगा, मिनिमम के केस में दिस विल बी माइनस। ठीक है, इसमें से भी हम लोग आई कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारे पास बचेगा अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बीच में पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी अंडर रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर, सेम लॉजिक। दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मैथ्स की। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2a भी आएगा, यहाँ पे माइनस 2a भी आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बिकम 2 टाइम्स a स्क्वायर यानी कि n प्लस b स्क्वायर यानी कि 1। ये मेरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, और जो मेरा न्यूमरेटर है वो यहाँ पे आया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो जो मेरा न्यूमरेटर है इट विल कम हियर, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस विल इज 4ab, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट एन इंटू 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यानी कि i इंटू, हम देखेंगे 2 इंटू एन प्लस 1, तो 2 इंटू एन प्लस 1, आई कैंसिल, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बिकम 2 अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस 1। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इसमें बी ऑप्शन मैच हो रही है, इसका मतलब दिस इज माई फाइनल आंसर। थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में था, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इट वॉज आस्क्ड इन 2020, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज, यहाँ पे सोर्सेज का मतलब है स्लिट, सोर्स ऑफ लाइट होता है स्लिट, तो सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज इज हाफ्ड। हाफ का मतलब d, स्मॉल d जो होता है वो बन जाएगा d/2। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज डबल्ड, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज डबल्ड। तो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल डी, तो कैपिटल डी हो गया डबल, यानी कि 2 टाइम्स हो गया। अब बताओ फ्रिंज विड्थ को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ। तो अगर हम देखें तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज लैम्डा d/d। अब इसके अंदर अगर न्यूमरेटर हो गया डबल और डिनोमिनेटर हो गया हाफ, तो होगा क्या, ये 2 पर चला जाएगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स, फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स हो जाएगी, इट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो यही अब हम देखते हैं, इट विल बिकम 4 टाइम्स, तो सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ओरली आप चाहो तो क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। 2020 में पूछा गया है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, जो ये चैप्टर है इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी वेरी वेरी इजी, स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज आस्क्ड इन 2019। ठीक है, 2019 में पूछा गया था। A double slit experiment, when the light of wavelength this much was used, the angular width of the first minima on a screen 1 meter away was 0.2 degree. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये होती है स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, और यहाँ पे देर इज सोर्स S1, देर इज सोर्स S2। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन है। अब यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ बनती है दैट इज लैम्डा
लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे खड़े रह के देखें तो ये वाला जो एंगल है थीटा, दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी फ्रिंज विड्थ है इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करी जाए तो इट इज इक्वल टू द नॉर्मल विड्थ जो ये वाली है डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसको अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल डी लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस इज इक्वल टू थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। सेम फार्मूला लगा रहे हैं, रेडियस की जगह हम लोग कैपिटल डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय कैपिटल डी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इस वजह से लिया जा सकता है। सो दिस विल बिकम, एक डी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इट इज लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब हम कहेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब तो कहता है कि एंगुलर विड्थ इज 0.2 डिग्री, तो ठीक है, दिस इज 0.2 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब पूरे के पूरे सेटअप को हमने पानी के अंदर डाल दिया, द एंटायर सेटअप इज पुट इनसाइड वाटर। ठीक है, इफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर, उसको पूरे को पानी में डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है, अब तो एंगल को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस एंगल, कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जब भी मीडियम चेंज होता है तो स्पीड करती है चेंज, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वेवलेंथ अकॉर्डिंगली चेंज कर जाती है। तो वेवलेंथ अकॉर्डिंगली चेंज करेगी, यानी कि जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में वेवलेंथ अलग होगी और वाटर के अंदर जब डालेंगे तो वेवलेंथ अलग हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दिस विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Similarly, I will say wavelength in water, this will be equal to wavelength in air divided by the refractive index. This value will be equal to lambda divided by 4/3, this is 3 lambda by 4. तो इसका मतलब अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो एंगल भी चेंज होगा, एंगल विल ऑल्सो चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को नीचे ले आता हूँ, डी को लिखूँगा लैम्डा अपॉन थीटा। अब दोनों केसेस में स्मॉल डी की वैल्यू होगी सेम, तो मैं क्या लिखूँगा, वेवलेंथ 1 अपॉन एंगल 1 इज इक्वल टू वेवलेंथ 2 अपॉन एंगल 2, दिस इज व्हाट आई विल राइट। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लैम्डा 1 अपॉन 0.2 पहला वाला एंगल इज इक्वल टू दूसरी वेवलेंथ वो है 3 लैम्डा बाय 4 इंटू दूसरा वाला एंगल थीटा 2, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, थीटा 2 इधर जाएगा, थीटा 2 इज 0.6 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू आ जाएगी 0.15। ठीक है, तो इसका मतलब 0.15, दिस इज माय करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो मैच हो रहा है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और मीडियम को चेंज करने से वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं। ठीक है, अब मिलता जुलता सवाल है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट separation between the slits wavelength is this distance between the slits is 100 centimeter. It is found, यहाँ से पढ़ना चालू करो, it is found that angular width is 0.2. ठीक है, angular width is 0.2, अभी देखा हमने। To increase the width to 0.21, the separation between the slits has to be changed. यानी कि पुरानी separation थी 2 मिलीमीटर। ठीक है,
अब इसके अंदर मैं बोलूँगा जैसा मैंने अभी देखा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ पे लैम्डा रहेगा सेम, वेवलेंथ विल बी सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, डी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल इंटू डी दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो मैं कहूँगा एंगुलर विड्थ 1 इंटू सेपरेशन 1 इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ 2 थोड़ी देर के बाद इंटू सेपरेशन 2। तो पहली वाली एंगुलर विड्थ है 0.2 और उसका जो सेपरेशन है दैट इज 2 mm इंटू 2 mm, दिस इज इक्वल टू सेकेंड वाली एंगुलर विड्थ है 0.21 इंटू D2। तो यहाँ से हमारे पास D2 कैलकुलेट हो जाएगा। दिस विल बिकम, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो 20 40 40 बाई 21, 40 डिवाइड बाई 21 दिस इज इक्वल टू D2 1.9 के आसपास आ जाएगा। इट विल बी समथिंग अराउंड 1.9। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज गिवन एज बी बॉम्बे। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर 40/21 आया है, बट ठीक है, दिस इज क्लोज इनफ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे आप पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर, देन it is performed in a medium which is other than air. It is found that 8th bright of the medium is at the same position where 5th dark of air. यानी कि 8th bright of medium, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 8th bright fringe of the medium is at the same position where there is 5th dark in air. Where we have 5th dark in air. ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको पता होना चाहिए, हमेशा किसी भी केस की बात करो, पाथ डिफरेंस होता है वाई डी बाई डी। पाथ डिफरेंस इज वाई डी बाई डी। इट इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर ब्राइट and it is equal to 2n minus 1 into lambda by 2 for the dark. इसमें n होता है उनका ऑर्डर। तो 8th ब्राइट के केस में मैं कहूँगा y d by d विल बी इक्वल टू 8th है और ब्राइट है, तो इट इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू 8। अब इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी 8, ये वेवलेंथ होगी मीडियम वाली, 8 lambda m into capital D divided by small d. This is the value of y. Similarly, for the 5th dark, I will say y d by d is equal to 5th dark यहाँ की n की वैल्यू 5 डालेंगे, 5 into 2 10, 10 minus 1 9, so it will be 9 lambda by 2. ये बात समझनी, ये है 5th dark और ये वाला है 8th ब्राइट। तो ये एयर है तो इसको लैम्डा एयर लिख लेंगे। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस y विल बी इक्वल टू 9 लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइड बाय 2 स्मॉल d। अब दोनों फ्रिंज कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि इसका y और इसका y सेम है। तो आई विल राइट 8 lambda m capital D by small d is equal to 9 lambda d by 2 times small d. This is the expression which I get. d cancel हो गए। अब ये मीडियम वाला है, दिस इज द लैम्डा फॉर द मीडियम। इसको मैं लिखूंगा मीडियम का वेवलेंथ इज इक्वल टू एयर वाली डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 lambda एयर डिवाइड बाय म्यू इज इक्वल टू 9 lambda एयर बाय 2। यहाँ पे तो एयर लेके चल रहे थे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 16/9, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 16/9।
दिस इज व्हाट यू विल गेट. 16/9 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 16 डिवाइड बाय 9, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1.78. अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट. 9 1 पॉइंट कितना बचा, 7 7 बच गया ना, 72 8 होता है. हाँ 7 इंटू 9 यानी कि 63 में 7 फिर से बच गया. ठीक है, 1.777 इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो 1.78 करेक्ट. बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन is based on diffraction and resolving limit. तो resolving limit of a telescope का बहुत ही सीधा सा एक ही फॉर्मूला है. ठीक है, resolving limit is equal to 1.22 into lambda divided by d which is the aperture of the objective. ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है. दूसरी चीज resolving power इज इक्वल टू 1 बाय रिजॉल्विंग लिमिट. ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है बस. अब यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है, इसका मतलब RL, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो रिजॉल्विंग लिमिट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी. नाउ द वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2, यानी कि डायमीटर है 2. ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे. दिस इज इक्वल टू 1.22 इंटू 600 नैनोमीटर, मतलब 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय द डायमीटर इज 2. 2 0 यहाँ से कैंसिल, ये बनेगा 10 की पावर -7. दिस विल यहाँ से कैंसिल होगा, दिस विल बी 3. दिस विल बिकम 3.66 इंटू 10 to the power -7. इस टाइप का हमारे पास आंसर आएगा. ए ऑप्शन मैच कर रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्लियर. तो मैंने आपको जैसा कि बताया, ये क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इसके अंदर रिजॉल्विंग पावर की बात हो रही है. अब इसमें हमारे को ये ध्यान रखना है कि इस केस में देखेंगे तो रिजॉल्विंग पावर इज़ 1 बाय रिजॉल्विंग लिमिट. यहाँ पे लैम्डा ऊपर है, तो रिजॉल्विंग पावर में डिनोमिनेटर में आता है हमेशा. ये बात हमारे को याद रखनी है. तो इस केस में अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा. तो मैं बोलूँगा रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर 2 डिवाइड बाय रिजॉल्विंग पावर 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. ठीक है, तो लैम्डा 1 इज 4000 एंड दिस इज 6000. ठीक है, दिस विल बी 4000 डिवाइड बाय 6000, 2/3. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2/3. क्लियर. नाउ अब इसमें देखते हैं बी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है. ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग. ठीक है, क्लियर. तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला भूल गया एग्ज़ाम में, अगर आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल गया तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. याद सिर्फ इतना रखना है कि रिजॉल्विंग पावर इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ऑलवेज, हमेशा. ठीक है, तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब हम बात करेंगे पोलराइजेशन की. तो पोलराइजेशन के अंदर देयर इज अ ब्रूस्टर एंगल. तो हमें पता होना चाहिए कि जब लाइट एक बाउंड्री पे आके टकराती है तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होकर ट्रांसमिट हो जाती है. ठीक है, ये वाली लाइट पोलराइज हो सकती है. कब पोलराइज होएगी? जब
angle of incidence theta, then tan theta is equal to mu. When the tan theta is equal to mu, उस केस में पोलराइज हो सकती है, इस साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, इधर का 1. नाउ म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1. अगर tan थीटा की बात हो रही है, अगर tan थीटा की बात हो रही है, सो tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 1 बाय दैट लॉजिक. अगर 1 से बड़ा है तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री. तो इसका मतलब ब्रूस्टर एंगल की जो बात हो रही है, इंसिडेंस एंगल, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 45 डिग्रीज. तो इसका मतलब 45 और 90 के बीच में लाई करना चाहिए. मैक्सिमम तो 90 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता. ठीक है, दैट विल बी माई करेक्ट आंसर. तो ब्रूस्टर एंगल विल बी ग्रेटर देन 45 एंड इट विल बी लेस देन 90. ठीक है, 45 से छोटा नहीं होगा, इट विल नॉट बी स्मॉलर देन 45. ठीक है, दिस वॉज आस्क्ड इन 2020. बहुत ही सिंपल, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर ब्रूस्टर एंगल. इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2018. 2018 में पूछा गया है, unpolarized light is incident from air on a surface of material mu at a particular angle of incidence I. ये वही जो लास्ट क्वेश्चन में जो दिया था उसी का थ्योरी बता रहा है. इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसके अंदर ब्रूस्टर एंगल के केस में ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होंगी. उसी को इस्तेमाल करके ये इक्वेशन डिराइव करी जाती है. ठीक है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. तो अगर वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल जो है वो ब्रूस्टर एंगल है और पोलराइजेशन हो रहा है. इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, साइन आई इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, ये गलत हो गया. tan i इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नहीं होगा, tan i विल बी इक्वल टू म्यू, तो ये भी गलत हो गया. अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट विल बी पोलराइज्ड और इस तरीके से आती है, ऐसे जाती है और z एक्सिस में वो पोलराइज्ड होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अलोंग दी z एक्सिस और इन दोनों को कंटेन करने वाला x और y, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. ये फ्लैट जो प्लेन दिख रहा है, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और वो पोलराइज हो जाती है अलोंग दी z एक्सिस. ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड with its electric field perpendicular to the plane of incidence. This is the correct option. अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, 2 पैराग्राफ की थ्योरी, 2 पैराग्राफ थ्योरी is given in H.C. Verma. ठीक है, so you can go through that और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है. इट वाज आस्क्ड इन 2018. ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स रह जाएंगे तो यू कैन गेट इन टच विद मी. आई होप दिस वीडियो लेक्चर वॉज यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन. बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट एग्जाम.